हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, मैं शिवी सक्सेना, आपकी एसएसटी टीचर, आपके सामने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट इसको लेकर के फिर से आई हूँ। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग इस चैप्टर को पूरा कि अभी तक हमने इसमें क्या देखा था। तो हम इसमें ये समझ रहे थे कि एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स रियलिटी में होता क्या है। जो एनवायरनमेंट होता है वो एक तरीके का ब्लैंकेट की तरह होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में चारों ओर फैला होता है। ठीक है, ये वो कंडीशंस पैदा करता है जो हमारे लिए, हमारे सराउंडिंग में ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत आवश्यक होती है। एनवायरनमेंट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि नेचुरल एनवायरनमेंट है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। ये सारे एनवायरनमेंट अलग अलग डिवाइड हो रखे हैं। तभी जब हम इन सारे एनवायरनमेंट दोनों को अच्छे से क्लियर करके समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि आखिर एनवायरनमेंट है क्या। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की। ठीक है, प्राकृतिक जो एनवायरनमेंट होता है उसमें स्टूडेंट्स नेचुरल एनवायरनमेंट में आपके फिजिकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट दोनों आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इन दोनों को भी इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फिजिकल कंपोनेंट्स को इसमें आपका एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, ये 3 आते हैं जो हम आपके साथ पढ़ चुके हैं। लिथोस्फेयर होता है आपका लैंड सरफेस, हाइड्रोस्फीयर होता है वाटर सरफेस, एटमॉस्फेयर होता है आपका जो हमारे चारों ओर का वातावरण होता है। हमें जो एटमॉस्फेयर मिलता है वो जो हमारे पूरी अर्थ को जिसने कवर कर रखा है। ठीक है, तो वो हम इसमें पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद जब हम ये सब कुछ पढ़ लेते हैं तो आपको याद होगा एक वाटर साइकिल का भी फॉर्मेशन इसमें बना हुआ था आपकी बुक में। आप देखो इसमें पेज नंबर 4 पर इसमें बताया है कि वाटर साइकिल रियलिटी में क्या होता है स्टूडेंट्स। तो वाटर साइकिल जो होता है, ये वाटर जो होता है स्टूडेंट्स, वो कभी भी अपनी चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी फॉर्मेशन जो होती है वो अक्सर चेंज हुआ करती है। क्या होता है कि जब वाटर गर्म हो जाता है, हीट होता है, तो वो इवेपोरेट होकर के राइज होने लगता है और वाटर वेपर बन के एयर में चारों ओर फैल जाता है। फिर उसके बाद जब वो और थोड़ी एक सर्टेन हाइट पर जाकर के वो कंडेंसेशन का रूप ले लेता है। उसके बाद फिर वो क्लाउड्स बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं, है ना। वाटर साइकिल इसी तरीके से आगे बढ़ता है। फिर क्या करता है वाटर साइकिल में, क्या होता है नेक्स्ट स्टेप उसका, वो जो वाटर होता है वो वापस जब गर्मी पड़ती है तो उसकी गर्माहट की वजह से वो वापस हमारी अर्थ पर रेन के रूप में गिरने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये हमारा वाटर साइकिल का जो इसमें डायग्राम बना है, सेम ये प्रोसीजर इसमें आपको बताया गया है। और ये वो है वाटर साइकिल चला आ रहा है, जो ये सिस्टम ये करोड़ों लाखों सालों से ये इसी तरीके से चल रहा है और चलता ही रहेगा, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। अभी हम बात कर रहे थे फिजिकल एनवायरनमेंट की, अब करते हैं थोड़ी बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। बायोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट होता है उसमें स्टूडेंट्स बायोस्फीयर जो मेन रूप से इसको देखते हैं क्या होता है। बायोस्फीयर जो होता है स्टूडेंट्स, ये भी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों के में हमारी जो लाइफ होती है वो एग्जिस्ट करती है। और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी इसको हम कह सकते हैं। और ये इंटरकनेक्ट होता है एक दूसरे से और इंटरडिपेंड होता है, मतलब ये एक दूसरे पर आश्रित भी होते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट भी होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखिए फॉरेस्ट होते हैं, वो भी हमारे बायोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। फॉरेस्ट हमें टिम्बर देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, हर्ब्स देते हैं, ये मैंने आपको बताया था, है ना। और नेचुरल हैबिटेट्स मिलता है एनिमल्स को, प्लांट्स को, किससे, फॉरेस्ट से।
फॉरेस्ट हमें मॉडरेट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बनाते हैं, फॉरेस्ट एनिमल्स को फूड प्रोवाइड कराते हैं, शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं एनिमल्स के थ्रू। ठीक है, फिर आपका सेकंड पॉइंट आता है इकोसिस्टम, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो कोन शेप के होते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके बॉडी पर फर जैसे बाल होते हैं, वो कहाँ, लद्दाख में पाया जाता है ना, और राजस्थान में कैमल पाया जाता है, अंटार्कटिका में पेंगुइन होता है। इस तरीके से ये जो एनिमल्स होते हैं रिलेटिव में, ये इसी जगह पर क्यों होते हैं, क्योंकि वो उनका हैबिटेट हो चुके होते हैं, वहाँ के कम्युनिटी में वो अपने आप को फिजिकली सराउंडिंग जो होता है उनका, उसके अकॉर्डिंग वो ढल चुके होते हैं, और उनकी कम्युनिटी पूरी वहाँ होती है, तो उनका जो इनका नेचर होता है वो उसी के अकॉर्डिंग ढल जाता है। इस तरह से आप पढ़ चुके थे, इकोसिस्टम लार्ज भी होता है, स्मॉल भी होता है, इकोसिस्टम नेचुरल भी होता है, इकोसिस्टम आर्टिफिशियल भी होता है ना, हमने बहुत सारा पढ़ा था। इसके अलावा चलो, तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। ठीक है, पहले फिजिकल एनवायरनमेंट की हमने बात की थी, फिर बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात कर ली। अब हम जरा जो हमने एनवायरनमेंट बनाया है या आपने बनाया है, मतलब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, रिपीट कर रहे हैं हम आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होते हैं, इसमें हमने आपको दो तरह के एनवायरनमेंट बताए हैं, एक बिल्ट एनवायरनमेंट, दूसरा सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। ठीक है, बिल्ट एनवायरनमेंट में आपको रेलवे ट्रैक्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें थी आपकी। सोशल एनवायरनमेंट में, कल्चरल एनवायरनमेंट में आपका स्कूल, कॉलेजेस, कम्युनिटी, कंट्री एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आती हैं। प्रांत वाइज अगर अलग अलग देखते हो तो केरल जो है, उड़ीसा जो है, ये कैसे एरिया हैं, वेट एरियाज कहलाते हैं। यहाँ पर लोग ज़्यादातर राइस खाते हैं, फिश खाते हैं, कॉटन के क्लोथ्स को पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना। इसके अलावा लद्दाख में देखो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वो कैसा एरिया है, कोल्ड एरिया है। वहाँ पर ज़्यादातर लोग बरले, व्हीट, इस पर डिपेंड रहते हैं। और आप पंजाब, उत्तर प्रदेश में आ जाओ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड विंटर होते हैं, हॉट समर होते हैं, और वो ड्रेस और ईट जो करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सीज़न होता है उनका, है ना, सीजनल चेंजेस उसमें आते जाते हैं। फिर इसके बाद अब आते हैं ह्यूमन चेंज जो करता है हमारे एनवायरनमेंट को, वो अपने हिसाब से करता है, जैसे उसको नीड्स होती है, जैसी ज़रूरतें पड़ती हैं उसको, वो उसके अकॉर्डिंग सूट करता है, वैसा एनवायरनमेंट को वो चेंज करता जाता है। इसके साथ साथ दे स्टार्टेड बिल्डिंग हाउसेज टू लिव, और उन्होंने क्या किया, अपने रहने के लिए बिल्डिंग्स, हाउसेज बनाना शुरू कर दिया लोगों ने। मिनरल्स, आपके मशीन्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मास प्रोडक्शन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने आविष्कार कर लिया, मतलब इन सब चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया। अब चाहे वो कैसे भी बने, उन्होंने क्या किया, दे सेटिस्फाइड देयर वांट्स, द नेचुरल एनवायरनमेंट इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड। जब हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते चले जाएंगे, उसके पीछे हम ये नहीं देखेंगे क्या नुकसान हो रहा है, तो फिर क्या होगा, बेनिफिट आपके रहने का आपको मिल गया, लेकिन उसके पीछे जो नुकसान हुआ हमारी नेचर का, हमारे एनवायरनमेंट का, वो बर्बाद हो गया, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या होगा, कब तक आप इंजॉय कर पाओगे अपनी लाइफ को। एक ना एक दिन जो आप पीछे बर्बादी करके आए हो उसको तो झेलना ही पड़ेगा, है ना। तो हम अगर अपने जो मेन है, जो हमारी एक तरह से बुनियाद है, नींव है, वो है एनवायरनमेंट, आप उसको पॉल्यूट कर रहे हो, उसको ख़राब करके आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, तो ये प्रोसेस जो होता है, इससे क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड होता है, ओवर एक्सप्लॉइटेड होता है, इसके साथ साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरी तरह से, जो हो रहा है हम सब जानते हैं। ठीक है, आपको ये मैं बता चुकी थी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो बहुत ही फेमस है, वो भी बुरी तरह से कट डाउन हो रहा है, उसमें भी बहुत सारे पेड़ पौधे काट करके लोग उसका भी शॉर्टेज करते चले जा रहे हैं उस फॉरेस्ट को। और इस तरह से ये जो चैप्टर था आपका यहाँ पर आके ख़त्म होता है। फिर
आज की कंडीशन में जो एनवायरनमेंट है एक इशू बन गया है, डिफॉरेस्टेशन को लेके, पोचिंग को लेकर के, ओवर पॉपुलेशन को लेके, पॉवर्टी, एयर, वाटर, लैंड, नॉइस पॉल्यूशन, बहुत सारे ऐसे बन गए हैं जिसकी की वजह से जो हमारा पॉल्यूशन है, हमारा जो एनवायरनमेंट है बेहद बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे करके हमारा जो है दिस इज लीडिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरनमेंट पूरी तरह से उसकी उन्होंने दुर्दशा कर रखी है लोगों ने। डिग्रेडेशन किसको कहते हैं? दुर्दशा को। इट इज द प्रोसेस बाय विच एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड। ठीक है, इससे क्या होता है? डिग्रेडेशन से हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और ये लेकिन फिर भी एक अच्छे भाग्य समझ लीजिए अपना, या किस्मत जो है, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि अपने एनवायरनमेंट को सेव करने की कोशिश की है, फाइट कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली, और अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए वो चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित बना रहे। तो स्टूडेंट्स, आपके लास्ट पेज पर जो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है, कुछ एनरिचमेंट एक्टिविटी दी हुई है, आप मेरे साथ देखते चलो। उसमें 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं, उनको आप पहचानो और मुझे बताओ कि ये दोनों कौन हैं। ठीक है, और ये आपका आप जानोगे, फिर इनके बारे में भी जानोगे इन्होंने किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। ठीक है, तो जब इन्होंने कदम उठाए तो इनको हम क्या कहेंगे? दे आर द एनवायरमेंटलिस्ट। ठीक है, ये हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हो गए, और जो एनवायरनमेंट की सुरक्षा करता है वो होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चैप्टर को फिनिश कर चुके हो, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। 2 बार आपने इसको समझा है, आप भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रखेंगे हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, अब छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था इसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो लाइव क्लास था वो, तो हो सकता है बहुत से बच्चों के क्वेश्चन मिस हो गए हो, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्डेड बनाया कि आपको वो क्वेश्चन रिमाइंड हो जाए, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे थे कौन से क्वेश्चन थे। वैसे तो इन क्वेश्चंस को आपको खुद ही चैप्टर से निकालना है, लेकिन इजी करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। तो क्वेश्चन थे आपके, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर, व्हाट इज वाटर साइकिल, व्हाट इज इवेपोरेशन, व्हाट इज कंडेंसेशन, व्हाट इज बायोस्फीयर, व्हाट इज लिथोस्फीयर, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, ठीक है, व्हाट इज इकोसिस्टम, and what is habitats, what is human made environment, what is environmental degradation, who is called environmentalist, etc. ये सब थे क्वेश्चंस। अब आप इसको आराम से अपनी नोटबुक पर करोगे, और सारे आंसर आपकी नोटबुक के अंदर दिए हुए हैं, आप उनको छाटेंगे, उनको फाइंड आउट करेंगे और उन क्वेश्चंस को लिखेंगे, और फिर आप मुझे तैयार करके अपनी नोटबुक देंगे। ठीक है, अपनी अटेंडेंस ज़रूर इसमें फिल कर दीजिएगा, मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। इसके अलावा बहुत अच्छे से रहिए, बहुत अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और मैनर्स के साथ अपने घर में रहो। लगे कि हाँ, एक अच्छे स्कूल के आप स्टूडेंट हैं, अच्छे टीचर्स के द्वारा पढ़ते हो, अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, अच्छे पेरेंट्स के बच्चे हो, क्योंकि जब बच्चे अच्छे होते हैं, अच्छा बच्चों का व्यवहार होता है, अच्छा बच्चे दूसरों के साथ रहते हैं, तो उससे तारीफ न सिर्फ आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को, बल्कि सभी को अच्छा लगता है ना? सबको लगता है कि हाँ, इन सब की वजह से ये बच्चे अच्छे हैं। तो ठीक है, अपने पेरेंट्स को खुश रखोगे, सबका ध्यान रखोगे। अपने टीचर्स को खुश कैसे रखोगे? जब आपके पेरेंट्स खुश होंगे, आप अच्छा करोगे, तो हमारे तक आपकी तारीफ तो पहुंच ही जाएगी, और हमें पता चल जाएगा आप अपने घर में किस तरह से रहते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स हमें सब कुछ बता देते हैं। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से घर में रहना है, सबका आदर करना है, सबके चरण स्पर्श करने हैं। बॉयज़ अपने पेरेंट्स के चरण स्पर्श करेंगे, गर्ल्स अपने पेरेंट्स को विश करेंगे सुबह उठ के, और अपने अच्छे से रहोगे। अपनी जो स्टडी है उसको
बहुत अच्छे से आप करते रहेंगे कंटिन्यूसली, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी आप उसके साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।